दोस्तों, हमने फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक शुरू कर रखी है। उसमें हमने गुप्त काल को कंप्लीट पढ़ लिया था और हमने मुगल काल का आर्थिक जीवन भी याद कर लिया था। ठीक है, आज हम मुगल स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, जिसका हम सचित्र वर्णन करेंगे। इसमें स्थापत्य में कौन-कौन सी जगह कहाँ-कहाँ है, उसको हम चित्र के माध्यम से याद करेंगे और ट्रिक के माध्यम से उनके नाम भी याद करेंगे। तो देखते हैं मुगल स्थापत्य की विशेषताएं, यानी क्या-क्या विशेषताएं थी मुगल स्थापत्य कला की। मुगल शासक ललित कलाओं के संरक्षक पोषक थे, स्वयं कला के पारखी थे। मुगल कला की भारत की ही नहीं अपितु विश्व की अनेक स्थापित कला शैलियों के तत्वों को आत्मसात किया था। यानी इसमें जो है वो फारस, ईरान है, यानी इस्लामिक पद्धति भी थी, हिंदू शैली भी थी। तो इसमें अनेक जो शैलियों के तत्व थे उनको शामिल किया गया। इसमें चारबाग शैली, जल स्रोतों की निकटता, भव्य प्रवेश द्वार, ज्यामितीय समरूपता, मीनारें, गुंबद, अलंकरण हेतु जाली का काम, लाल पत्थर पर संगमरमर की पच्चीकारी, संगमरमर पर बहुमूल्य पत्थरों की पच्चीकारी मुगल स्थापत्य कला की पहचान मानी जा सकती है। यानी ये विशेषताएं थी, जिसमें एक सर्वप्रथम नाम आता है चार बाग शैली। यानी चार बाग पद्धति क्या थी? तो इसमें जो बाग होते थे, उसको यानी वर्गाकार बाग को चार भागों में डिवाइड कर दिया जाता था और बीच में उसके जो है वो आने जाने के लिए जो रास्ता भी बनाया जाता था। ठीक है ना? तो अब हम इसका चित्र देखते हैं कि चार बाग पद्धति कैसी थी। इसमें अपन देखते हैं तो ये ताजमहल है। ताजमहल के चारों तरफ भी चार बाग पद्धति का उपयोग किया गया था। यानी यहाँ पे चार बाग हैं और ये बीच में इसके रास्ता दिया हुआ है और ये इधर देखो यहाँ पे भी चार बाग पद्धति से और यहाँ पे भी यानी चार बाग पद्धति बाबर ने शुरू की थी। ठीक है? और ये बगीचे बनाने की एक शैली है। यानी इसमें बाग को वर्गाकार 4 भागों में काट दिया जाता था। आगे हम बात करते हैं कि एक इम्पोर्टेंट विशेषता इसकी है पितृदुरा। यानी ये पितृदुरा क्या है? तो इस पितृदुरा में संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरातों से की गई जड़ावट, यानी संगमरमर के यानी जो महल वगैरह बनाते थे, किले बनाते थे, उसमें संगमरमर के पत्थरों की जड़ाई के बीच में हीरे जवाहरात जड़ते थे। यानी संगमरमर के बीच में कीमती पत्थरों की जड़ावट की जाती थी, तो उसको पितरादुरा कहते हैं। तो हम पितरादुरा की देखते हैं अभी कैसे लगता था। ये है पितरादुरा, यानी जो पत्थर होते हैं, इसमें ये कीमती पत्थर या फिर इनमें जो रंग भर-भर के अच्छी जो कारीगरी करते थे, उसको पितरादुरा बताया गया है। यानी सबसे पहले जो पितरादुरा है वो ये इत्मादुल्ला का मकबरा है, जिसमें पितरादुरा का प्रयोग किया गया था। यानी ऐसा नमूना होता था पितरादुरा। आगे हम बात करते हैं महलों व विलास महलों में भवनों में बहते पानी का प्रयोग, यानी झरने वगैरह लगाए होते थे। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का अद्वितीय क्लासिकी पुत्र कहा गया है। स्मिथ ने मुगल वास्तुकला को कला की रानी और पर्सी ब्राउन ने इस कला को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल कहा है। यानी जो स्मिथ है, उसने मुगल वास्तुकला को कला की रानी कहा है। और पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल कहा है। अब इन दोनों को हम ट्रिक से याद करते हैं कि स्मिथ ने क्या कहा था मुगल स्थापत्य के बारे में और पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था। तो स्मिथ को हम याद कर लेंगे स्मूथ। स्मिथ को हम क्या याद कर लेंगे? स्मूथ। और रानी क्या होती है? रानी भी स्मूथ होती है। तो स्मिथ ने क्या कहा था? कला की रानी कहा था मुगल वास्तुकला को। और पर्सी ब्राउन ने, हम ब्राउन कब हो जाते हैं? गर्मी में हो जाते हैं ब्राउन। ब्राउन क्या काले ही हो जाते हैं गर्मी में तो। ठीक है? तो पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है? भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल कहा है। ठीक है ना? यानी स्मिथ ने मुगल वास्तुकला को कला की रानी कहा है। स्मूथ क्या होती है? रानी होती है। गर्मी में क्या होते हैं? काले होते हैं, यानी ब्राउन, भूरे भी हो जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे हमें पहचान हो जाएगी कि किसने क्या कहा है। ठीक है ना? अब स्मिथ ने मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें फारस और जो इंडिया है, उन दोनों की शैलियाँ मिश्रण की गई है। यानी फारस, पर्शिया और इंडो शैली का यूज किया गया है दोनों में, मुगल स्थापत्य शैली में। अब मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव है। यानी भारतीय और इस्लाम का भी इसमें सम्मिलन किया गया है। मुगल कालीन भवनों का प्राकृतिक परिवेश में पूर्ण सामंजस्य है। इस सामंजस्य को उजागर करने के लिए कोने पर बनाए मीनार और पुस्तकों का ऊर्ध्वाधर निर्माण किया गया है। आगे हम बात करें कि पर्सी ब्राउन ने इंडियन आर्किटेक्चर एंड इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल्स नामक पुस्तकें लिखी थी। यानी पर्सी ब्राउन तो पीछे पड़ गया मुगलों के। पर्सी ब्राउन ने 2 पुस्तकें लिखी थी, तो हम इनको देखते हैं कौन सी पुस्तकें थी। हाँ, तो एक बुक तो ये है पर्सी ब्राउन द्वारा लिखी गई, जिसमें स्थापत्य के बारे में लिखा हुआ है। और दूसरी बुक है पर्सी ब्राउन की, वो है चित्रकला के बारे में, यानी इंडियन पेंटिंग के बारे में मुगल काल में। तो ये बुक है इसकी पर्सी ब्राउन की। चित्रकला की और स्थापत्य कला की 2 बुक लिखी थी पर्सी ब्राउन ने।
और एक गर्मी वाली टिप्पणी भी करी थी मुगल स्थापत्य की। अब हम बात करते हैं जो बाबर आया था, ठीक है? उसके काल में स्थापत्य कला कैसे थे, बाबर ने क्या-क्या बनवाया था, उसका क्या अर्थ था फिर, है ना? तो बाबर, बाबर को स्थापत्य कला से विशेष अनुराग था, यानी लगाव था। वह इस क्षेत्र में उच्च कोटि का पारखी था। बाबर द्वारा बनवाए गए भवनों पर ईरानी प्रभाव दिखता है, ठीक है? स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। बाबर ने भारत में मस्जिद, अन्य स्मारक बनाने के लिए कुस्तुनतोनिया से अल्बानिया के प्रसिद्ध वास्तुविद सिनान के शिष्यों को भारत बुलवाया था। क्योंकि ये प्रथम मुगल शासक था, तो बाद में तो कारीगर हो गए थे यहाँ पे मुगल कला के, लेकिन पहले तो नहीं थे, तो इसने क्या बुलाया था? वास्तुविदों को बुलाया था। अब बाबर द्वारा निर्मित बाग-बगीचे, हम पहले इनको बाबर ने जो-जो भी बनवाया उसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, बाद में फिर इसको पढ़ेंगे। अब मैंने इस मैप के माध्यम से कोशिश करी है, ठीक है? तो बाबर के जो स्थापत्य है या फिर जो बाबर ने जो बाग बनवाए हैं, उनके बारे में हम बात करें, तो बाबर को दफनाया गया था काबुल में। आपको पता है कि जो बाबर है उसको काबुल अफ़गानिस्तान में दफनाया गया था। कहाँ पे दफनाया गया था? तो वो था बाग-ए-बाबर। ये तो याद रह जाएगा हमें, काबुल में दफनाया था, क्योंकि वहीं से आया था, वापस वहीं ले जाके रख दिया इसको, ठीक है? तो काबुल बाग-ए-बाबर जो बाग बनवाया था, किसने खुद ने बनवाया था और यहीं इसको दफनाया गया था। ये याद रह जाएगा। फिर एक है बाग-ए-वफ़ा और एक है बाग-ए-शफ़ा, यानी एक तो वफ़ा है और बाग एक क्या है? शफ़ा है, यानी वफ़ा और शफ़ा, ठीक है ना? इनको हम कैसे याद करेंगे कि वफ़ा तो किससे करी थी इसने? काबुल में करी थी, ठीक है ना? काबुल से करी थी तभी तो ये बोला कि मेरे को वहीं दफनाना है। तो काबुल में तो क्या है? बाग-ए-वफ़ा है और सफ़ा क्या है? साफ़ क्या है? पाकिस्तान है। तो बाग-ए-सफ़ा कहाँ पे है? पाकिस्तान में बनवाया था, यानी बाग-ए-वफ़ा और बाग-ए-सफ़ा किसने बनवाए? बाबर ने बनवाए। एक काबुल में बनवाया, एक पाकिस्तान में बनवाया। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर ने, इब्राहिम लोदी को हराया था। तो वहाँ पे जाके इसने काबुली चने खाए थे। कहाँ पे खाए थे? पानीपत, हरियाणा में खाए थे। क्योंकि हरियाणा में सिंचाई वगैरह अच्छी होती है, तो वहाँ पे क्या खा के आया बाबर? काबुली चने खा के आया। यानी काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे बनवाई थी बाबर ने? पानीपत में बनवाई थी। फिर इसने ये बोला किसको? यूपी वालों को कि संभल जाओ, ज़्यादा पंगा मत लो, वरना देख लो, वहाँ पे जो पानीपत में किया था वो यहीं करूँगा। तो आगरा में क्या बनवाई? नहीं, संभल में क्या बनवाई? संभल यूपी में इसने संभल मस्जिद बनवाई थी कि संभल जाओ आप भी, है ना? यानी संभल जामा मस्जिद है, वो संभल जिला यूपी में बनवाई। फिर इसने बनवाया आगरा में आराम बाग, यानी ये थक हार के कहाँ बैठ गया था फिर? आगरा में। फिर बाबर ने थोड़ा आराम किया, आराम कहाँ किया? आगरा में किया, आराम बाग, जिसका पहले नाम था नूर अफ़्सा। क्या नाम था पहले? नूर अफ़्सा नाम था, ठीक है ना? नूर अफ़्सा नाम था पहले, फिर इसका नाम क्या पड़ा? आराम बाग पड़ा। और आराम का यूपी में आपको पता है कौन है योगी जी, तो क्या नाम हो गया? रामबाग हो गया। अब हम बाबर के बारे में बात कर लेते हैं कि बाबर ने काबुल में बाग-ए-बाबर बनवाया, जहाँ पे उसको दफनाया गया था। बाग-ए-वफ़ा कहाँ बनवाया? काबुल से वफ़ा पकड़ी, काबुल में बनवाया। बाग-ए-सफ़ा यानी पाकिस्तान में बनवाया। और पानीपत में क्या खाए? काबुली चने खाए, काबुली बाग मस्जिद, यानी 2 मस्जिद बनाए हैं और इसने 3 बाग बनवाए हैं। 3 नहीं 4 बाग बनवाए हैं। एक आराम बाग हो गया, आगरा वाला, ठीक है ना? तो ये हमने बात करी बाबर की। अब हम इसको पढ़ लेते हैं और चित्र देख लेते हैं। ये है पानीपत हरियाणा की काबुली बाग मस्जिद, जहाँ पे कौन आया था? बाबर आया था, इब्राहिम लोदी को हरा के, ठीक है ना? काबुली बाग मस्जिद। ये है यूपी का आराम बाग, जिसका पहले नाम क्या था? नूर अफ़सा। ये देखो यहाँ पे 4 बाग पद्धति अपनाई गई है बगीचों में, ठीक है ना? इसको वर्गाकार डिवाइड किया गया है ऐसे और बीच में आने-जाने का रास्ता हो गया। हाँ, इसका नाम था पहले नूर अफ़सा, फिर इसका नाम आराम बाग और फिलहाल क्या है? राम बाग। ये बाबर का मकबरा है। ये है कहाँ पे? काबुल में है। काबुल में बाबर ने क्या बनाया था? बाग-ए-बाबर बनाया था। उस बाग-ए-बाबर में क्या है? मकबरा है इसका। बाबर की एक इच्छा थी कि उसके मकबरे पर कोई गुंबद न बनाया जाए, ठीक है ना? या फिर कोई अन्य आकृति भी नहीं बनाई जाए। तो इस मकबरे पर कोई गुंबद नहीं है, सिर्फ़ 4 मीनारें बनाई हुई हैं और नीचे मकबरा बनाया हुआ है, ठीक है ना? बाबर ने वैसे दफनाने के चक्कर में काफ़ी इच्छाएँ ज़ाहिर की थी। अब इसमें हम देखते हैं तो ये जो है बाग-ए-बाबर है। जो बाग बनवाया था बाबर ने और ये यहाँ पे इसका मकबरा दिख रहा है हमें, है ना? तो आगे हम बात करते हैं। हाँ, तो हमने अब इम्पोर्टेंट फैक्ट तो पढ़ ही लिए, है ना? याद कर लिए। अब हम इसको पढ़ते हैं
ये बाबर द्वारा निर्मित बाग-बगीचे। उसने काबुल यानी अफ़गानिस्तान में बाग-ए-बाबर बनवाया, जो हमने अभी देखा है। बाग-ए-बाबर में बाबर का मकबरा है, वो भी हमने अभी देख लिया। उसे यहीं दफनाया गया था। उसकी इच्छा के अनुसार उसकी कब्र पर कोई गुंबद या फिर कोई अन्य आकृति नहीं बनाई गई थी। काबुल में बनाया गया बाग-ए-वफ़ा, बाग-ए-वफ़ा कहाँ था? काबुल में, और उसका पसंदीदा बाग था। उसने वर्तमान पाकिस्तान में कल्लर काहर में झील के किनारे बाग-ए-सफ़ा बनवाया। बाबर ने अपने गैर धार्मिक कार्यों के तहत मुख्य रूप से ईरानी शैली पर आधारित बगीचे बनवाए। बाबर ने ईरानी शैली में आगरा में एक बाग नूर अफ़ज़ा या आराम बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में राम बाग कहा जाता है। इसका नाम राम बाग 1776 से 1803 के मध्य मराठाओं ने रखा था। किसने रखा था? मराठाओं ने रखा था। आगरा स्थित ज़हरा बाग भी उसी ने बनवाया। और बाबर ने सिकरी यानी बाद में जो फतेहपुर सिकरी बनाई थी अकबर ने, उसमें खानवा के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में एक बाग, जल महल और एक बावड़ी भी बनवाई थी। और धौलपुर का नीलोफर बाग, बादशाही बाग भी बाबर ने बनवाया। यानी हमारे धौलपुर में भी नीलोफर बाग बनवाया था बाबर ने। ये बाग कमला बाग भी कहा जाता है। जो नीलोफर बाग है उसका दूसरा नाम क्या है? कमला बाग। अब हम बात करते हैं बाबर ने जो मस्जिद बनवाई थी उनकी, तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत, हरियाणा में मुगल बादशाह बाबर ने ये मस्जिद पानीपत की लड़ाई 1526 सुल्तान इब्राहिम लोदी पर विजय के उपलक्ष्य में बनाई थी। संभल जामा मस्जिद, संभल जिला यूपी, रुहेलखंड में यह मस्जिद बाबर के काल मुगल जनरल मीर हिंदू बेग ने बनवाई थी। उसने आगरा के लोदी किले में एक मस्जिद बनवाई। तो उम्मीद है शायद आपको ये चीज़ें याद हो गई होगी, बाबर की जो मस्जिद बनवाई है वो और जो बाग बनवाए हैं वो। हम इसी तरह से सबको याद करेंगे। फिर हम बात करते हैं हुमायूं के समय में मुगल स्थापत्य। हुमायूं ने विशेष रूप से कुछ ज़्यादा कुछ स्थापत्य में योगदान नहीं दिया था, क्योंकि इसके पीछे तो शेरशाह सूरी पड़ा हुआ था। इसने घुसने ही नहीं दिया बेचारे को दिल्ली में। इसके मरने के बाद में ये दिल्ली में वापस आया था। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं हुमायूं के समय में मुगल स्थापत्य। हुमायूं ने दिल्ली में 1533 में दिन पनाह नगर का, हाँ, ये इसका निर्माण किया था और यही इसको ले डूबा था लास्ट में, है ना? दिन पनाह नामक नगर का निर्माण करवाया, जो आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा असमंजस होती है कि पुराना किला कौन-सा है, दीन पनाह कौन-सा है, शेरगढ़ कहाँ है? कभी शेरगढ़ अंदर दिखता है पुराने किले के, कभी पुराना किला बाहर दिखता है, कौन से दरवाजे कहाँ हैं? तो इनका हम विस्तृत मैप के माध्यम से याद करेंगे। तो हुमायूँ का जीवन संघर्ष में रहा, अतः स्थापत्य कला में उसका योगदान नगण्य है। उसके द्वारा बनवाई सिर्फ 2 मस्जिदें हैं, एक आगरा और दूसरी फतेहाबाद, फारसी शैली में है। यानी एक आगरा में मस्जिद बनवा दी, दूसरी फतेहाबाद में मस्जिद बनवा दी। काम खत्म, ठीक है? अब मुगल शासकों के बीच में एक ये आता है शेरशाह सूरी, ठीक है ना? जिसने हुमायूँ को निर्वासित कर दिया था, हालाँकि। तो हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी ने काफ़ी कुछ किया था 5 साल के अंदर-अंदर। तो एक गुत्थी बहुत बड़ी होती है इसमें कि जो पुराना किला है, वो किसने बनवाया था? कभी शेरशाह है पुराने किले के बाहर कुछ बनवा देता है, कोई किला बनवा देता है, कभी अंदर बनवा देता है, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी। अब ये है दीन पनाह नगर, जो किसने बसाया था? हुमायूँ ने। और इसी को पुराना किला कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है कि दीन पनाह नगर किसने बसाया? हुमायूँ ने बसाया, ठीक है ना? क्योंकि उसको पनाह लेनी थी, वो बेचारा पनाह लेते हुए घूम रहा था, ठीक है? उसको निकाल दिया तो हुमायूँ ने बनाया, दीन पनाह है और उसी को क्या कहते हैं? पुराना किला कहते हैं, ठीक है ना? पुराना किला कहते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। तो अब इस ये जो जाल बनाया हुआ है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो अब सबसे पहले क्या बसाया गया? दीन पनाह नगर किसने बसाया? हुमायूँ ने बसाया। दीन पनाह नगर की बाउंड्री हम ये मान लेते हैं कि ये क्या बसा दिया इसने? दीन पनाह नगर, ठीक है ना? जो पुराना किला है वो। किसने? हुमायूँ ने। अभी शेरशाह सूरी आया, उसने क्या किया? इसने जो पुराना किला है या फिर जो दीन पनाह नगर है, उसके अंदर ही एक मस्जिद बनाई, किला-ए-कूहना। कौन-सी मस्जिद? किला-ए-कूहना मस्जिद बनाई। यानी किला-ए-कूहना मस्जिद की बाउंड्री हम देख लेते हैं ये, कि किला-ए-कूहना मस्जिद क्या है? ये है, जो किसके अंदर बनाएगी? दीन पनाह नगर के अंदर बनाएगी। मस्जिद बना दी, ठीक है ना? अब परसिप ब्राउन जी फिर बोले, किसके बारे में? इस किला-ए-कूहना मस्जिद के बारे में कि ये क्या है? वास्तु डिजाइन का रत्न है ये तो, कि जेम ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन, ठीक है ना? यानी वास्तु डिजाइन का रत्न बताया है किसको? किला-ए-कूहना मस्जिद को, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। अब जो पुराना किला था उसमें शेरशाह सूरी ने क्या बनवा दिया? किला-ए-कूहना बनवा दिया। अब इसने एक चीज़ और बनवाई, क्या बनवाया? इसने शेरमंडल बनवाया, ठीक है ना? एक 2 मंजिला इसने भवन बनवाया। ये भवन है
जो किला एक कोहना मस्जिद के दक्षिण में है, ठीक है ना? ये 2 मंजिला है और अष्टकोणीय है, यानी ये भवन बनवाया। इसका नाम क्या रखा? शेर मंडल रखा, शेरशाह सूरी ने। बाद में इस शेर मंडल को ही, यानी जो 2 मंजिला भवन है ना, उसको ही हुमायूँ ने क्या बना दिया? पुस्तकालय बना दिया था। लाइब्रेरी बना दी थी, जिसकी सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हुई थी 1556 में, ठीक है ना? यानी जो शेर मंडल है ना, उसी को रूपांतरित किसने किया था? हुमायूँ ने पुस्तकालय के रूप में किया था, ठीक है? तो ये बात आ गई 3 की, ये पुराना किला किसने बसाया? हुमायूँ ने। और इसके अंदर किला एक वो है ना, शेरशाह सूरी ने। फिर शेरशाह सूरी ने शेरगढ़, शेरमंडल जो बनवाया। शेरमंडल को पुस्तकालय में चेंज किसने किया? हुमायूँ ने। अब हम आगे देखते हैं। अब शेरशाह सूरी ने 2 चीज़ें तो किले के अंदर बनवा दी। अब जो पुराना किला है या फिर जो दीन पनाह है, उसके चारों तरफ इसने नगर बसाना शुरू कर दिया। ये येलो वाली बाउंड्री किसकी बनाते हैं हम? नगर की बनाते हैं। इसमें इसने क्या कर दिया? ये जैसे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ये यहाँ पे इसने शहर बसाना शुरू कर दिया दीन पनाह या फिर पुराने किले के चारों तरफ, ठीक है ना? इसके 2 गेट थे, 2 गेट हैं, जिसमें एक तो कौन सा है? मथुरा रोड पर, यानी जो मथुरा रोड जाती है, ये यहाँ पे दिल्ली और मथुरा रोड जाती है, ठीक है ना? इस मथुरा रोड पे एक जो दरवाजा बनाया इसने, गेट बनवाया। कौन किसका गेट बनवाया? जो शेरगढ़ शहर बसाया है ना, उसका। तो उसको नाम दिया इसने शेरशाह दरवाजा या फिर लाल दरवाजा। 2 नाम है इसके, शेरशाह दरवाजा या फिर लाल दरवाजा। लाल दरवाजा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लाल पत्थर से निर्मित है। अब जो शेरगढ़ शहर है, उसमें एक तो शेरशाह दरवाजा हो गया और दूसरा क्या हो गया? खूनी दरवाजा हो गया। हमने बात कर ली कि मथुरा रोड पे क्या है, जो है वो लाल दरवाजा है। अभी हम बात करते हैं कि खूनी दरवाजा है। इस दरवाजे को खूनी दरवाजा क्यों कहा जाता है? यानी इसको खूनी दरवाजा कहने के पीछे तो कोई तो कारण होगा। यानी इसमें 2 जो है वो विभत्स घटनाएँ हुई हैं। जैसे एक तो मुगल साम्राज्य में जो शव होते थे, उनको गेट पे सड़ने और पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी सज़ा के तौर पे। फिर जो मुगल सम्राट था औरंगज़ेब, उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम करके इसी खूनी दरवाजे पे लटका दिया था। तो एक काम तो ये हो गया यहाँ पे, है ना? और दूसरी घटना 1857 की क्रांति के दौरान जो अंतिम बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उसके 2 बेटे और 1 पोते को जो हडसन था, उसने गोली मार के यहीं उसकी हत्या करी थी, है ना? तीनों की। जफर के 2 बेटे थे, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा सुल्तान, और उसका पोता था अबू अकबर। यानी इन तीनों को इसने सम्मिलित रूप से मार दिया था वहाँ पे हडसन ने। इसलिए इस दरवाजे का नाम रखा गया है खूनी दरवाजा, जो पुरानी दिल्ली है उसके दक्षिण में है। यानी यहाँ पे है ये पुरानी दिल्ली के दक्षिण में है खूनी दरवाजा। और इधर कौन-सा है? शेरशाह सूरी दरवाजा या फिर लाल दरवाजा है मथुरा रोड पे। तो हमने विस्तृत देखा है इनको कि सबसे पहले क्या बना था? दीन पनाह नगर बना था, ठीक है ना? क्या बना? दीन पनाह नगर या फिर पुराना किला बनाया किसने? शेरशाह ने। नहीं, जो है हुमायूँ ने बनाया। बाद में कौन आया? शेरशाह सूरी आया। शेरशाह सूरी ने किला-ए-कोहना बनाया। किला-ए-कोहना बनाया और उसके दक्षिण में क्या बनाया? शेरगढ़ बनाया। यानी पुरानी दिल्ली के अंदर ही शेरगढ़ और किला-ए-कोहना मस्जिद बना दी। ठीक है ना? अब जो शेरगढ़ है उसको चेंज करके लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय किसने बनाया? हुमायूँ ने बना लिया वापस और इसी से गिर के उसकी मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से। फिर बाद में शेरशाह सूरी ने क्या किया? इस पुराने किले और दीन पनाह के चारों तरफ इन्होंने शहर बसा दिया और उस शहर का नाम रखा शेरगढ़। ठीक है ना? शेरगढ़ नाम रखा जिसके 2 गेट हैं, एक तो शेरशाह दरवाजा या फिर लाल दरवाजा और दूसरा नाम है खूनी दरवाजा। अब हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के काल में और क्या-क्या बना था। तो हमने देख लिया किला एक होना मस्जिद है, वो पुराने किले में बनी थी, दिल्ली में बनाई थी। अब एक आता है सलीमगढ़ दुर्ग। सलीमगढ़ दुर्ग है वो शेरशाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह सूरी। कौन था? इस्लाम शाह सूरी। किसका पुत्र? शेर शाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह सूरी था, जिसने सलीमगढ़ दुर्ग बनवाया 1546 में। और ये जो लाल किला है, ठीक है ना? लाल किला है उसके परिसर में बनाया गया है, यानी वहीं बनाया गया है कौन-सा? सलीमगढ़ दुर्ग, जो शेरशाह सूरी के काल में बना था। यानी जो सलीमगढ़ दुर्ग है, वो लाल किले के परिसर में बना है, तो 2007 में जब लाल किले को विश्व विरासत में सम्मिलित किया था, तो सलीमगढ़ दुर्ग को भी साथ में विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि ये जो लाल किले का ही तो हिस्सा है, तो सलीमगढ़ दुर्ग को भी विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। 2007 में ये किसने बनाया था? इस्लाम शाह सूरी ने बनाया, शेर शाह सूरी का जो पुत्र था। अब हम बात करते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है?
तो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम बिहार में है, ठीक है ना? सासाराम बिहार में है, जिसके बारे में भी पर्सी ब्राउन ने एक बात कही है कि ये जो इमारत है उसका अक्स पानी में जो है वो दुगने आकार का दिखाई देता है, ठीक है ना? जब इसकी छाया जो पानी में पड़ती है, तो ये मकबरा है वो दुगने आकार का दिखाई देता है। ये बात किसने कही है? पर्सी ब्राउन ने कही है। किसके बारे में? सासाराम मकबरे के बारे में। फिर कनिगम महोदय ने इसको ताज से भी सुंदर बताया है कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, वो तो ताज से भी सुंदर है, ठीक है ना? तो ये 2 टिप्पणियाँ आती हैं, जो शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में। ये सासाराम बिहार में है, शेरशाह सूरी ने ही इसका निर्माण शुरू करवा दिया था। तो पर्सी ब्राउन ने कहा कि ये जब पानी में उतरता है तो दुगना आकार दिखाई देता है और कनिगम ने कहा कि ये ताज से भी सुंदर है। अब मकबरा तो बिहार में है लेकिन शेरशाह की जो मस्जिद है, वो भी कहाँ पे है? बिहार में है, यानी मस्जिद और मकबरा दोनों कहाँ पे हैं? शेरशाह सूरी के बिहार में है। एक चीज़ इसमें कन्फ्यूज़न करने वाली थी शेरशाह सूरी वाले में, कि एक तो शेरगढ़ नाम आ गया और दूसरा क्या आ गया? शेरमंडल नाम आ गया, ठीक है ना? क्या आ गया? शेरगढ़ नाम आ गया और एक क्या आया था? शेरमंडल नाम आया था। तो जो शेरगढ़ तो है ना, वो तो पुरानी दिल्ली के चारों तरफ जो शहर बसाया है वो है, और शेरमंडल वो है जिसको हुमायूँ ने बाद में लाइब्रेरी बनाया था। यानी 2 मंजिला महल है शेरमंडल तो, और शेरगढ़ क्या है? पूरा शहर है। हम थोड़े इनको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो सासाराम बिहार में है, जिसके बारे में पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है कि जब इसका प्रतिबिंब पड़ता है ना पानी में, तो प्रतिबिंब में ये मकबरा दुगुना दिखाई देता है, ठीक है ना? यानी ये देखो आप नीचे हमें भी दिख रहा है, ये प्रतिबिंब पड़ रहा है इसकी आकृति, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये मकबरा दुगुना है। तो ये बात किसने कही? जो है वो पर्सी ब्राउन ने कही, जबकि कनिगम महोदय ने इसकी तुलना किससे की है? ताजमहल से की है। वैसे भी ये ताजमहल जैसा लग रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो ताजमहल से तुलना किसने की है? कनिगम ने करी है। ये सलीमगढ़ किला है, जो इस्लाम शाह सूरी ने बनाया था, ठीक है ना? किसने बनाया था? इस्लाम शाह सूरी ने बनाया था, यानी सन ऑफ शेर शाह सूरी, ठीक है ना? और ये है शेरमंडल, ठीक है ना? क्या है ये? शेरमंडल है, जो शेर शाह सूरी ने निर्माण कराया था, जिसको वो लाइब्रेरी किसने बनाया था? हुमायूँ ने बनाया था। ये है हुमायूँ की लाइब्रेरी, जिसमें वो सीढ़ियों से गिर के मरा हुआ था बेचारा, ठीक है ना? ये दीनपनाह नगर है, पुरानी दिल्ली जिसको कहते हैं। अब हमने याद तो इनको अच्छे से कर लिया, चलो अब रिवाइज़ कर लेते हैं। शेरशाह सूरी के स्थापत्य, किला एकोहना, शेरशाह ने पुराने किले के अंदर किला एकोहना नामक मस्जिद का निर्माण 1542 में करवाया। पर्सी ब्राउन ने इसे गेम ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन कहा है, ठीक है ना? क्या कहा है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का रत्न, ठीक है ना? यानी वास्तु डिजाइन का रत्न कहते हैं इसको। जेम ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन अगर नहीं आए, वास्तुकला का रत्न आ जाए तो उत्तर क्या होगा? पर्सी ब्राउन किसके बारे में कहा है? किला एकोहना जो मस्जिद बनाई हुई है शेरशाह सूरी ने उसके बारे में। फिर आता है सलीमगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने 1546 में बनाया। वर्तमान में लाल किला परिसर का ही हिस्सा है। इसे 2007 में लाल किले के साथ ही विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यह स्वतंत्रता सैन्य स्मारक बनाया गया था। यानी जो सलीमगढ़ किला है ना, उसको शुरुआत से ही कैदियों के लिए यूज़ में किया जा रहा है। जैसे जो औरंगज़ेब था, उसने अपनी जो धार्मिक पुत्री थी जेबुन्निसा, उसको यहाँ पे कैद किया था और वो मृत्यु भी हो गई थी। तभी सलीमगढ़ किले को भूतिया किला बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आकस्मिक मृत्यु हुई है। बाद में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें जो क्रांतिकारी थे, उनको भी कैद किया गया था यहाँ पे, जिसमें कइयों ने दम तोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है ना? और जो बहादुर शाह जो जफ़र था, उसको भी लास्ट में यहाँ पे एक बार कैद किया था, बाद में उसको शिफ्ट किया था ना कि यानी तभी ये स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बनाया गया था, क्योंकि इसमें बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा जाता था सलीमगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना? और यहाँ पे जेबरुन्निसा की जो हत्या हो गई थी, इसलिए इसको भूतिया किला भी बोलते हैं सलीमगढ़ को। फिर आता है सासाराम का मकबरा बिहार। अफ़गान सम्राट शेरशाह सूरी ने स्वयं का मकबरा बिहार सासाराम में बनवाया। इसे शेरशाह के पुत्र सलीम शाह सूरी ने 16 अगस्त 1545 को पूर्ण करवाया। ये मकबरा भारतीय अफ़गान वास्तुशिल्प शैली का एक भव्य नमूना है, यानी इसमें भारतीय शैली भी है और अफ़गान शैली भी है। इस स्मारक का निर्माण चुनार की बेहतरीन बलुई पत्थर से किया गया। ये मकबरा एक तालाब के बीच में बनवाया गया। पर्सी ब्राउन के शब्दों में इसका प्रतिबिंब चलनशीलता का आभास देते हुए पुरानी इमारत का अक्ष पानी में उतरकर उसके आकार की वृद्धि यानी दुगुना कर देता है, जो हमने अभी पढ़ा है। कनिगम ने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर बताया है। फिर शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जो हमारे भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी, ठीक है ना? यानी
ये जो शासक था, इसने बहुत बड़ा महान काम किया था कि भारत में इतनी बड़ी सड़क को जो है वो इतने टाइम पहले ही बना दिया था। प्रथम हाईवे था ये भारत का। फिर हम बात करते हैं शेर शाह मस्जिद। पटना, बिहार में 1545 में शेर शाह सूरी द्वारा अफ़गान शैली में निर्मित, यानी इसमें शैली तो अफ़गानी मिलेगी, शेर शाह सूरी ने जितने भी निर्माण किए हैं, इसे शेर शाही भी कहा जाता है। हमने बात करी थी कि पटना, बिहार में एक तो इसका मकबरा है, दूसरी इसकी मस्जिद है। फिर हम बात करते हैं शेर मंडल की, यानी वो शहर। ये किला एक कोहना के दक्षिण में 2 मंजिल नई अष्टकोणीय भवन है, जो लाल पत्थर से निर्मित है। इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। हुमायूँ ने इसे पुस्तकालय का रूप दिया। हुमायूँ इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के 1556 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये हमने बात की शेर मंडल की, 2 मंजिला जो था। फिर हम बात करते हैं शेरगढ़ की। शेर शाह सूरी ने पुराने किले के चारों ओर शेरगढ़ शहर बसाया। इसका जो एक द्वार शेरशाह दरवाज़ा, जो दिल्ली पर विजय के बाद शेरशाह सूरी ने 1540 में बनवाया था। इब्राहिम लोदी को हरा के 1540 में बनवाया था। ये मथुरा नहीं, नहीं, नहीं। ये मथुरा रोड पे स्थित है। लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल दरवाज़ा भी कहते हैं। शेरगढ़ का एक अन्य दरवाज़ा खूनी दरवाज़ा कहा जाता है, जो बहादुर शाह जफ़र मार्ग की तरफ स्थित है। तो खूनी दरवाजे में बहादुर शाह जफ़र के मार्ग की तरफ है। और इसी में इसके पुत्रों को क्या हुआ था? मारा था, यहीं पे। और ईशा खान का मकबरा शेरशाह सूरी के प्रभावी अफ़गान सरदार ईशा खान नियाज़ी का मकबरा है, जो दिल्ली में हुमायूँ के मकबरे के पास स्थित है। अष्टकोणीय मकबरा है, जो 1548 में बनाया गया था। देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को 2 बार हराया था। 39 में चौसा के युद्ध में हराया था और 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध में हराया था। तो जब कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में इसने हुमायूँ को हराया था, तब ये शेरगढ़ बसाया था, विजय के उपलक्ष्य में। तो स्टूडेंट आज हमने जो हुमायूँ, बाबर और जो शेरशाह सूरी है उनके बारे में बातें करी। कल हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जहांगीर और जो है वो शाहजहाँ की स्थापत्य कला की बात करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, जय हिंद।